हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और ये है मेरा नया यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ दुनिया भर से ऐसी क्राइम स्टोरीज जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, मैं गुजराती हूँ तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले एक गुजराती स्टोरी कवर करूँगा। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ तो उस कपल का नाम है जेसिका पटेल और मितेश पटेल। तो दोस्तों, दिन था मई 2018 और मिडलसबर्ग इंग्लैंड में मितेश ने सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। उसने जब फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ बहुत डरावनी लग रही थी। उसे ये डर था कि उसके घर में चोरी हो गई है। It's emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. I've just come home. I was just out. I went to get something to eat and see the lads at work and get my laptop. And I've just come home and the house is ransacked. And she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like unconscious. तो दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मितेश एक केयरिंग हस्बैंड था और उसने अपनी वाइफ को ये चोरी के केस में खो दिया था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल अलग थी इससे। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू द स्टोरी। जेसिका पटेल वाज बोर्न इन लीड, इंग्लैंड in 1983। जेसिका की फैमिली में टोटल 6 सिबलिंग्स थे, जिसमें वो सबसे ओल्डेस्ट थी। और जेसिका की फैमिली के अकॉर्डिंग वो बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी और कभी किसी को तंग नहीं करती थी। जेसिका को बचपन से ही बॉलीवुड मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, और स्पेशली रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज़। और उसकी जो फैमिली थी उसकी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग जो हुई थी वो इन बॉलीवुड मूवीज़ की वजह से ही हुई थी। वो बॉलीवुड मूवीज़ देख देख के ही बड़ी हुई थी। तो दोस्तों, जैसा कि बॉलीवुड मूवीज़ में जैसी लव स्टोरी होती है, जेसिका की ख्वाहिश भी ऐसी थी कि उसको भी रियल लाइफ में वैसी लव स्टोरी मिले, मतलब वैसा प्यार मिले। 2000 में जेसिका ने डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया अपनी फार्मेसी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। और वहाँ पे उसे मिला अपनी रिलीजन का लड़का जिसका नाम था मितेश पटेल, जो आगे जाके उसका बॉयफ्रेंड बना। वो दोनों जैसे ही मिले तो उन दोनों की लव स्टोरी काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ गई और इंस्टेंटली दोनों को प्यार हो गया। लेकिन जब जेसिका को फर्दर स्टडीज़ के लिए डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी को छोड़ना था तब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और वो अभी भी ऐसा ही सोच रही थी कि मितेश पटेल उसके लिए बिल्कुल सही पर्सन है। तो थोड़े टाइम के बाद दोनों वापस कांटेक्ट में आ गए। रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में मितेश इतना रोमांटिक तो नहीं था, लेकिन जेसिका की फैमिली के अकॉर्डिंग वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इंग्लैंड में जेसिका को मितेश के साथ रहकर जैसा अपनापन फील होता था वैसा किसी के साथ भी नहीं हुआ था। और जब जेसिका की मोम की तबीयत ख़राब हुई थी तब मितेश जेसिका की मोम का पूरा ख्याल रखता था। और जब वो हॉस्पिटल में नहीं होता था तब वो जेसिका के घर पे होता था, उसके सिबलिंग का ख्याल रख रहा था। वो उसकी सारी बेसिक नीड्स पूरी कर रहा था, जैसे कि खाना वगैरह सब कुछ, क्योंकि उस टाइम पे कोई बड़ा आदमी तो घर पे था नहीं। ऑब्वियसली जेसिका के फादर भी हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहे थे, तो उसने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा। और मितेश का ये बिहेवियर देखकर जेसिका की पूरी फैमिली इम्प्रेस हो गई थी। तो 2000 में जैसे ही मितेश ने जेसिका के मॉम डैड को पूछा कि क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ, तो उन्होंने तुरंत ही हाँ बोल दिया और उन दोनों की शादी हो गई। जेसिका और मितेश दोनों अपनी शादी के बाद मिडलसबर्ग में शिफ्ट हो गए और वहाँ पे शिफ्ट होते ही उन्होंने एक अपनी फार्मेसी स्टार्ट कर ली। और उसके 1 साल बाद ही वहीं पे उन्होंने अपना एक नया घर ले लिया। तो अब उन लोगों की फार्मेसी भी अच्छे चलने लग गई थी और घर भी ले लिया था। दोस्तों, ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए ये दोनों फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे। तो अब इसी के चलते जेसिका को एक बच्चा चाहिए था। और जैसे कि वो अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ी थी तो उसमें वो माँ वाली ममता भी थी, तो वो मतलब अच्छी माँ बन सकती थी। लेकिन जेसिका और मितेश दोनों को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम था, मतलब वो नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो फिर मितेश ने जेसिका को सजेशन दिया कि क्यों ना तुम IVF ट्राई करो। लेकिन IVF ट्राई करने के बाद कुछ गुड न्यूज़ नहीं मिली उनको। IVF की ट्रीटमेंट के दौरान जेसिका की बॉडी पे स्ट्रेन बढ़ा था और वो काफ़ी अपीरेंट और विजिबल भी था। फिर जेसिका और मितेश अपने अपने काम में लग गए। फिर दिन आया 14 मई 2018। उस दिन जेसिका के पापा जेसिका से फार्मेसी में मिलने चले गए, क्योंकि उनको लगता था कि मतलब जेसिका काफ़ी स्ट्रेस में थी, काफ़ी प्रॉब्लम में थी वो, तो वो उनसे मिलने चले गए, उनसे बात करने।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जेसिका ने हंसकर अपने पापा से बात की थी और जेसिका उस दिन नून की ड्यूटी में थी फार्मेसी में। अक्सर जेसिका और मितेश दोनों ड्यूटी स्विच करते थे, लेकिन उस दिन मितेश को शाम को जिम जाना था तो वो मॉर्निंग में ही फार्मेसी चला गया था। फिर फार्मेसी में से वो जिम में गया। फिर जिम में से मितेश रात को 8 बजे अपने घर पहुंचा। उसने घर जाते ही देखा कि उसका घर का मेन डोर आधा खुला था, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि जेसिका जब भी घर पर रहती थी तो वो डोर क्लोज रखती थी, लेकिन उस दिन आधा खुला था। तो मितेश को थोड़ी टेंशन हुई तो वो भागता हुआ अपने घर में गया। घर में जैसे अंदर जाके देखा तो उसने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, यहाँ वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। उसने जेसिका को आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वो जेसिका को इधर उधर ढूंढने लगा। उसने लिविंग रूम में देखा, वहाँ पे जेसिका बंधी हुई थी, वो हिंजी से बंधी हुई थी और उसके मुंह पर और पैर पर डक टेप लगी हुई थी। फिर मितेश ने जेसिका को चेक करने की कोशिश की कि क्या उसकी सांसें चल रही है या नहीं, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी, उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर मितेश भागता हुआ अपने ऊपर के कमरे में गया, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे हर जगह और उसका कंट्रोल ऊपर था, तो वहाँ पे चेक करने गया। तो उसको ऊपर जाके पता चला कि सारे जो सीसीटीवीज थे वो करप्ट किए गए थे और जो रिकॉर्डिंग की हार्ड डिस्क थी वो गायब थी। तो उसने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। Emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Where about? What's the address? We're on number 35, the Avenue in Middlesbrough, Linthorpe. Right, is that where your wife is now? Yeah, well, I've just come home. I was just out. I went to get something to eat and see the lads at work and get my laptop. And I've come home and the house is ransacked and she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like unconscious. Right. I'm trying to take off her. Can she breathe? Well, no, because she's... Take the duct tape off her then. Please, can you send someone quick? Yeah, I am. Can I take your name, please? My name's Mitesh. Okay. I can't get it off her. I'm going to get someone straight out, okay? How long will they be? I'm going to get them travelling on blue lights and we're going to get an ambulance straight out as well. Okay. You said is your wife breathing? Can you feel a pulse? I can't feel anything. इस फोन कॉल के बाद पुलिस और एम्बुलेंस दोनों जल्दी से वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर पुलिस ने जैसे ही पूरा क्राइम सीन को सील कर दिया, इसके बाद पुलिस मितेश से पूछताछ करने लगी। तो इस पूछताछ के दौरान मितेश ने बताया कि वो मॉर्निंग में फार्मेसी चला गया था क्योंकि उसको शाम को जिम जाना था। फिर दोपहर को जेसिका आई और उसने शाम को 7 बजे तक काम किया। फिर वो वहाँ से अपने घर चली गई और उसका घर उसके वर्क प्लेस से बहुत पास ही था, बहुत नज़दीक था। फिर मितेश शाम को जिम गया। फिर जिम में से वो 7 बजे निकल गया था और घर पहुँचा 8 बजे। तो पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हें 1 घंटा क्यों लग गया, क्योंकि घर और जिम दोनों पास ही थे। फिर मितेश ने बताया कि उसका बैग छूट गया था फार्मेसी पे, तो वो जिम से निकलने के बाद वो अपना बैग लेने गया था। फिर वहाँ से वो खाने का इंतज़ाम करने पिज्ज़ा शॉप पे गया था, जिसकी फुटेज बाद में पुलिस को मिल गई थी और वो झूठ बोल रहा था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जेसिका को किसी ने फार्मेसी से तो फॉलो नहीं किया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि जेसिका का घर और वर्क प्लेस दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, तो ये पॉसिबल नहीं था। अब जेसिका और मितेश जहाँ पे रहते थे वो एरिया काफ़ी पॉश एरिया था, वहाँ पे कभी भी कोई क्राइम नहीं हुआ था, कोई छोटी से छोटी चोरी भी नहीं हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस थी। अब इन्वेस्टिंग के दौरान जेसिका की फैमिली को भी सब कुछ पता चल गया था। जेसिका के डैड तो वहाँ थे ही, फिर जेसिका की बाकी फैमिली भी वहाँ पे आ गई और जेसिका की बहन मनाल, उसको देखकर मितेश टूट गया था। फिर वो मनाल को हक करके बहुत देर तक रोया। जेसिका एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, तो पुलिस के लिए मेन क्वेश्चन ये था कि घर में चोरी किसने की थी। और फिर उसका घर इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को पता चला पूरा सामान तो बिखरा पड़ा हुआ था, लेकिन घर से कुछ भी कीमती चीज़ गायब नहीं हुई थी। तो पुलिस को ये तो क्लियर हो गया था कि किसी ने भी जेसिका को पैसे के लिए तो नहीं मारा है, तो फिर मर्डरर का मोटिव क्या होगा। और अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि घर में कहीं भी फोर्सफुली एंट्री का कोई निशान ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि जो भी मर्डर रहा होगा उसको जेसिका जानती थी और उसने ही उसको घर में आने दिया था। तो अब जब मर्डरर का मोटिव ही अनक्लियर था तो पुलिस हर उस आदमी पे शक करने लगी, हर उस आदमी पे नज़र रखने लगी जिसको जेसिका जानती थी। और जेसिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो साफ जाहिर था कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। जेसिका की बॉडी में नेक ब्रूसेस के अलावा बहुत सारी चोटें मिली थी जो कि अभी हट रही थी,
तो इसका मतलब है कि चोट तो बहुत पहले लगी थी। और अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा एविडेंस मिला जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने सीधा उसके प्राइम सस्पेक्ट मितेश पटेल को अरेस्ट कर लिया। जी हाँ दोस्तों, वही मितेश पटेल जिसने अपनी बीवी के मर्डर के टाइम पर खुद ही पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया था। जेसिका की पूरी फैमिली शॉक में थी। उनको ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही मितेश है जो जेसिका को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, जो उसकी मौत के टाइम पर रो रहा था। ये वही मितेश है जो जेसिका और उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और बहुत ध्यान से रखा था। और अब वही मितेश इस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट था। लेकिन पुलिस को अपनी बात को साबित करने के लिए काफ़ी सारे एविडेंस थे। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने मितेश से पूछा था कि वो हार्ड ड्राइव कहाँ पर है, लेकिन मितेश ने बताया कि वो हार्ड ड्राइव चोरी हो गई है, खो गई है। लेकिन पुलिस को छानबीन के दौरान वो हार्ड ड्राइव ऊपर वाले कमरे में ड्रॉअर के नीचे फेंकी हुई मिली थी और पुलिस ने उस हार्ड ड्राइव को चेक किया था और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में पुलिस ने पाया कि मितेश रात को 8 बजे नहीं बल्कि दोपहर को 3 बजे ही घर आ गया था। और जब मितेश 3 बजे अपने घर पे आया फिर वो काफ़ी टाइम तक बाहर ही नहीं निकला था और शाम को 7 बजे जेसिका घर वापस आ गई, जैसे कि मितेश ने पहले अपनी रिपोर्ट में बताया था। फिर मितेश 7:40 में बाहर निकला और वापस आया 8:15 में। इस टाइम के दौरान वो पिज्ज़ा शॉप पे गया था और जिसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को पहले ही मिल गई थी। और पिज्ज़ा शॉप से वापस आने के बाद उसने अपना बैग और पिज्ज़ा बॉक्स दोनों अपने पास रखा, जैसे कि उसने स्टेटमेंट दिया था पुलिस में। उस पूरे दिन में जेसिका और मितेश के अलावा कोई भी उस घर में नहीं आया था। और मितेश ने जब पुलिस को फ़ोन किया था उसके जस्ट 10 मिनट पहले ही सीसीटीवी कैमरास बंद हो गए थे, जिसका कंट्रोल ऑब्वियसली उसके ऊपर वाले कमरे में था। और मितेश ने बताया था कि उस दिन उन दोनों ने फार्मेसी विजिट की थी और पुलिस पहुंच चुकी थी फार्मेसी पे इन्वेस्टिगेट करने। और अब पुलिस को फार्मेसी के छानबीन के दौरान वहाँ पे गोल्ड मिला, ज्वेलरी मिली और 2000 पाउंड्स भी मिले, जो कि सब कुछ सेफ में रखा हुआ था। और पुलिस को मितेश का फ़ोन चेक करने पर उसके फ़ोन पर आईफोन का हेल्थ ऐप मिला। और पुलिस ने जैसे ही मितेश का फ़ोन चेक किया तो उसके फ़ोन में आईफोन का हेल्थ ऐप मिला। हेल्थ ऐप वो होता है जो मतलब आपके स्टेप्स मॉनिटर करता है, आप कितने स्टेप्स चले वो, या फिर आपका हार्ट रेट मॉनिटर होता है। तो क्राइम के दिन जब उसका रिपोर्ट देखा पुलिस ने तो पुलिस को पता चला कि शाम को 7 बजे मितेश का हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा स्पाइक कर रहा था और 7:04 पर जेसिका का हार्ट रेट बंद हो चुका था। मितेश अब पूरी तरह से फंस चुका था। उसको पता था कि ये सारे एविडेंस पुलिस के पास है। तो उसके बाद मितेश ने 2 या 3 बार अपनी स्टेटमेंट चेंज की थी। वो इतना झूठ बोल रहा था कि वो अपने झूठ में खुद इतना फंस गया कि अब बाहर निकलना नामुमकिन था। तो अब सारे एविडेंस और सारे प्रूफ सब कुछ मितेश के खिलाफ ही थे। अब पुलिस ये समझ चुकी थी कि मितेश ने अपनी फेक पर्सनालिटी बनाई हुई थी, क्योंकि मितेश ऐसा दिखा रहा था कि वो कॉलेज टाइम से एक लविंग बॉयफ्रेंड था, फिर केयरिंग हस्बैंड था और वो फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। फिर उसी ने मर्डर किया, लेकिन उसने मर्डर क्यों किया वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उसका मोटिव बिल्कुल ही अनक्लियर था। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मितेश ने गलती से ही एक्सेप्ट कर लिया था कि उसी ने जेसिका को मारा, जो कि बाद में उसने कोर्ट में डिनाई कर दिया था। मितेश ने पुलिस के सामने ये भी एक्सेप्ट किया कि लैंथोर्प मूव करने के बाद उसने अपने फ़ोन में ग्राइंडर ऐप इंस्टॉल किया था। जिन लोग को नहीं पता मैं उसको बता दूँ, ग्राइंडर टिंडर के जैसा ही ऐप है, डेटिंग ऐप, जो कि बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर और क्वेयर कम्युनिटी के लिए है। तो मितेश उस ऐप के थ्रू काफ़ी सारे आदमियों से भी मिलता था और मितेश ने यह भी एक्सेप्ट किया था कि उसके कल्चर और उसकी फैमिली में इस कम्युनिटी का पार्ट होना एक शेमफुल बात है। अब मितेश की फार्मेसी में वर्कर लोगों को भी पता था कि मितेश सब आदमियों से मिलता है वगैरह, लेकिन उन्होंने कभी जेसिका को नहीं बताया क्योंकि वो जेसिका को दुखी नहीं करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे शॉकिंग बात यह है कि जेसिका को पहले से ही सब कुछ मालूम था। जेसिका को मालूम था कि मितेश ग्राइंडर अब्यूज़ कर रहा है, वो आदमियों से भी मिलता है और उसे ये भी मालूम था कि मितेश गे है। शादी के कुछ महीने के बाद ही मितेश और जेसिका के बीच में काफ़ी दूरियां हो गई थी। इतनी दूरियां कि मितेश ने कभी जेसिका को सेक्स के लिए भी अप्रोच नहीं किया था। हाँ, वो कभी कभार बस फैमिली के सामने या कहीं फंक्शन या कहीं पार्टी में जेसिका का हाथ पकड़ लेता था सबको दिखाने के लिए। बाकी मितेश जेसिका को छूता तक नहीं था। अब जेसिका को खुद के ऊपर शक होने लगा था कि शायद वो मितेश को उस तरह से पसंद नहीं है, लेकिन वो गलत था क्योंकि शादी के बाद से ही
मितेश एक आदमी के काफ़ी क्लोज आया था जिसका नाम था अमित पटेल। वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन सोसाइटी और फैमिली में नाम खराब ना हो इसकी वजह से जेसिका ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था सिवाय अपने सिस्टर के। जेसिका ने ये सब कुछ, ये सारी बात अपनी सिस्टर को बताई हुई थी कि वो अमित पटेल के साथ रिलेशनशिप में था, सब कुछ उसने बताया था। और मितेश जेसिका को बार बार यही बता रहा था कि उसका अमित पटेल के साथ रिलेशन ख़त्म हो चुका है, वो अभी बात नहीं करता, ये सब कुछ ऐसा बोल रहा था। लेकिन मितेश अमित को मिलने बार बार ऑस्ट्रेलिया जाता था, उससे घंटों भर बात करता रहता था, और ये सारी बातें जेसिका ने अपनी सिस्टर को बताई हुई थी। अब जेसिका की मौत के थोड़े ही हफ्ते पहले इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी फार्मेसी से, क्योंकि मितेश का एक ग्राइंडर फ्रेंड उसे फार्मेसी में ही मिलने आ चुका था। और वो फ्रेंड जैसे ही मितेश को मिलने आया तो मितेश बिना झिझक के उसके साथ जाने को तैयार था, जबकि वहाँ पे हर कोई था, वर्कर्स थे, इंक्लूडिंग जेसिका भी थी। तो सबके सामने वो जा रहा था और जेसिका को ऑब्वियसली एम्बेरसमेंट हो रहा था, एम्बेरसिंग फील हो रहा था। जेसिका ने फाइनली अपना गुस्सा मितेश पे निकाला और ये फाइट चली थी तकरीबन 1 हफ्ते तक। तो ये बात तो तय थी कि शादी के बाद इन दोनों के बीच में ना तो कोई प्यार था ना ही कुछ था। तो अब अगर मितेश चाहता तो वो कभी भी जेसिका को तलाक दे सकता था, वो जब चाहे तब किसी और आदमी के साथ रह सकता था। तो फिर उसने क्यों जेसिका को मारा? लेकिन ये मितेश बहुत ही स्मार्ट था। पुलिस को ये पता चला कि मितेश ने मर्डर के कई साल पहले से ही वो मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। वो अपनी सर्च हिस्ट्री में ये सर्च कर रहा था कि परफेक्ट मर्डर कैसे किया जाए, डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए, ये सब कुछ उसकी सर्च हिस्ट्री में था। वो रिकॉर्ड पुलिस को मिल गया था। फिर वो सारे नुस्खे फाइनली उसने 14 मई 2018 को जेसिका पर आजमाए। तो फाइनली मितेश ने 14 मई 2018 को जेसिका को फोर्सफुली इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया, जिसके बाद जेसिका ना तो फाइट बैक कर रही थी ना ही ज़्यादा हिल-डुल रही थी। फिर मितेश ने अपनी फिंगरप्रिंट्स बचाने के लिए जेसिका के मुंह पे ऊपर एक प्लास्टिक डाल दिया और फिर नीचे से उसको दबाने लगा, और फिर उसने जेसिका को सफोकेट करके मार दिया। लेकिन जेसिका के मरने से पहले मितेश ने जेसिका के नाम पर एक इंश्योरेंस लिया था, जिसमें जेसिका के मौत के बाद उसे 75K पाउंड्स और 83K पाउंड्स मिलने वाले थे। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मितेश और जेसिका अपनी फार्मेसी के बिजनेस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा अर्न कर रहे थे, लेकिन ये इंश्योरेंस की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। मितेश इतना अच्छा पैसा कमा रहा था, फिर भी ये इंश्योरेंस का अमाउंट देख के उसका दिमाग करप्ट हो चुका था। तो वो जैसे तैसे करके जेसिका को मारने ही वाला था। उसने इससे पहले भी ट्राई की थी। जब उसने जेसिका को IVF ट्राई करने को बोला था, तब वो सोच रहा था कि IVF से जेसिका प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसका बच्चा पैदा होने के बाद वो जेसिका को मार देगा। फिर वो बच्चा और पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। और मितेश का प्लान तो यही था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना बच्चा अमित के साथ बड़ा करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जेसिका ने सब कुछ अपनी सिस्टर को बताया था, जैसे कि मितेश गे है और वो उसे मारता भी है, ये सब कुछ उसने अपने सिस्टर को बताया हुआ था। और मितेश की माँ भी काफ़ी गुस्सा करती थी जेसिका पे, तुम हमें ग्रैंडसन नहीं दे पा रही हो, वो गालियाँ भी देती थी। लेकिन अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के खातिर उसने मितेश की माँ को कुछ भी नहीं बताया। अब हर साइड से अब्यूज़ होने के बाद भी जेसिका ने वो अब्यूज़ को रोका नहीं, वो अब्यूज़ होती रही। और अब जेसिका की बॉडी पर जितने भी ब्रूसेस मिले थे वो सारे मितेश ने ही दिए हुए थे। लेकिन जेसिका की फैमिली में से कोई भी ये ब्रूसेस देख लेता और उसको पूछता कि ये क्या है, लेकिन जेसिका हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती थी। लेकिन ये काफ़ी साल तक चलता रहा। फिर जेसिका की फैमिली में सब लोग समझ गए थे कि ये दोनों खुश नहीं है, लेकिन वो इस होप में रहे कि शायद बेबी होने के बाद मितेश अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। कोर्ट में मितेश ने ऑफिसर की कॉल को प्रूफ रखते हुए ये साबित करना चाहा कि उसने जेसिका को नहीं मारा है, इनफैक्ट वो उसे मरी पड़ी मिली थी। लेकिन उससे पहले ही कोर्ट में सारे CCTV रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी थी। फिर कोर्ट में उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। तो दोस्तों, हमें इस केस से ये सीखने को मिलता है कि चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, वहाँ अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हो तो आप निकल जाओ वहाँ से। और स्पेशली वहाँ अगर आपको अब्यूज़ किया जा रहा हो, हाथ उठाया जा रहा हो आप पे, तब तो बिल्कुल भी मत रहो वहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे जेसिका की स्टोरी पूरी होती है और मैं भी चलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए
शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, बी सेफ एंड बी अलर्ट।